जिनजादे की इंसानी लड़की से मोहब्बत पार्ट 6। जुमेरात की रात के 12 बज रहे थे। कब्रिस्तान में मौत के सन्नाटे जिंदगी के अंजाम की गंभीर कहानी सुना रहे थे। मौत की इस वादी में सिर्फ कीड़ों की खफीफ सी आवाज में सुनाई ही दे रहे थे कि अचानक इन खफीफ आवाजों में घुंघरूओं की जोरदार आवाज भी शामिल हो गई, जैसे कोई डंडे पर घुंघरू बांधकर उसे जोर जोर से जमीन पर मार रहा हो, जिसके साथ करारी आवाज भी सुनाई दे रही थी, हक हक। एक उधेड़ उम्र शख्स सफेद चोला पहने दुरूद शरीफ का विर्द करने आगे बढ़ रहा था और उसके साथ सब्ज चोले में एक जवान भी था जो एक मट्टी की सुराही थामे किसी गुलाम की तरह बुजुर्ग के साथ चल रहा था और वो दोनों पीपल के दरख्त के नीचे बैठ गए। उस दरख्त के साथ ही एक कब्र थी और बुजुर्ग का मुरीद उसके करीब तरतीब से 7 दिए रखकर जलाने लगा। साईं सुभान शाह, अब क्या हुक्म है? मुरीद सर झुकाकर खड़ा हो गया। तुम अपने असल रूप में आकर यहां से चले जाओ। एक जिन की मौजूदगी में हम अपना चिल्ला मुकम्मल नहीं कर सकते। जैसा आपका हुक्म। ये कहते वो शख्स सफेद ह्यूले में तब्दील हो गया और देखते देखते निगाहों से ओझल हो गया और पीर सुभान रात भर चिल्ला काटते रहे। उन्हें इसी कब्रिस्तान में 3 रोज तक कयाम करना था और वो अपने रूहानी उलूम से लोगों के मसाइल हल करते थे और बीमारियों का इलाज भी करते थे। और ये सीन हुआ खत्म। अब आते हैं वापस सबाहत और अजहात की तरफ। सबाहत ने अजहात के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। उसने दरवाजा खोला तो सबाहत ने कहा, बेटा मैं तो तैयार हूं और तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर कब्रिस्तान जाना है। और हिजाब भी सफेद चादर ओढ़े सबाहत की तरफ बढ़ी। अम्मा मैं भी आपके साथ जाऊंगी। नहीं बेटा, लड़कियों का कब्रिस्तान जाना मायूब समझा जाता है। अरे कुछ नहीं होता, बस मैंने भी जाना है। और हिजाब ने तो जिद ही पकड़ ली और सबाहत ने अजहात की तरफ देखते हुए हिजाब से कहा, अजहात की तो तबीयत ठीक नहीं है, आप इन्हें लेटे ही रहने देना, हम अकेले चले जाते हैं। और सबाहत और हिजाब भी जाने ही लगी तो अजहात ने उन्हें रोका और कहा, अरे ठहरिए ना, मैं भी चलता हूं, आप बस 2 मिनट दे दें, मैं आता हूं। और वो तीनों चले गए। सबाहत और हिजाब कब्रिस्तान में दाखिल हो गई तो अजहात कब्रिस्तान के बाहर ही खड़ा रह गया और सबाहत ने पीछे पलट कर देखा और कहा, आओ ना बेटा, वहां क्यों खड़े हो? आंटी मैं अंदर नहीं आ सकता, मुझे घबराहट होती है। अजहात ने 2-4 कदम मजीद पीछे सुकेड़ लिए और हिजाब ने उसकी तरफ देखा। अब्बा जी के लिए फातिहा नहीं पढ़ेंगे आप? और अजहात के लिए हिजाब की बात तो टालना शायद मुश्किल था और वो ना चाहते हुए भी कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। लेकिन जैसे ही वो कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, बोलचाल ही मच गया। तेजोतंद हवा के जखड़ ने कब्रों के तख्तों को अपनी जगह से उखेड़ दिया और दरख्तों की शाखें झूम झूम कर जमीन को छूने लगी। मट्टी इस तरह उड़ रही थी कि कुछ भी वाज़ेह नहीं दिखाई दे रहा था। और सबाहत ने हिजाब का हाथ मजबूती से थामा हुआ था और वो ऊंची ऊंची आवाज से पुकार रही थी कि अजहात कहाँ हो तुम? और फिर अचानक हिजाब भी चीख उठी। स्याह गुबार का एक भंवर उनकी आंखों के सामने नमूदार हुआ और आसमान की तरफ उड़ता हुआ गायब हो गया। जिस तरह अचानक तूफान शुरू हुआ था उसी तरह फिर अचानक माहौल पहले जैसा हो गया और मट्टी के गुबार में तो सबाहत को कोई सरापा मुजस्सम दिखाई नहीं दे रहा था। खैर धुंधलाहट जब कम हुई तो एक उधेड़ उम्र शख्स उनके सामने खड़ा हो गया और वो बुजुर्ग शाह सुभान थे जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे और उनकी खोजी नजरें किसी को ढूंढ रही थीं। वो जो ही सबाहत के करीब आए तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुम दोनों के साथ और भी कोई था? और सबाहत बौखला गई कि ये बुजुर्ग इस तरह से क्यों पूछ रहे हैं।
बुजुर्ग ने अपनी करारी सी आवाज में फिर से पूछा कि कौन था तुम दोनों के साथ, और सबाहत ने घबराहट में बिला तामुल कहा कि हमारे साथ तो असहाद था। कौन असहाद? बुजुर्ग ने फिर से पूछा, और इस बार तो सबाहत थोड़ी हिम्मत करके बोली कि आप ये सब पूछ क्यों रहे हैं हमसे? जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। बुजुर्ग ने तस्बीह में लिपटे हुए हाथ को हवा में अकड़ा लिया और हिजाब ने सबाहत को खामोश रहने का इशारा किया, और इस बार वो खुद बोली, मैं आपको बताती हूँ, हमारे साथ एक नौजवान था जिसका नाम असहाद है। हमने अपने घर में उसे एक कमरा किराए पर दिया हुआ है। अब्बा जी की कब्र पर हमें आना था तो हम उसे भी अपने साथ ले आए। वो जानता था ना कि उसे कब्रिस्तान में नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी वो आ गया। उसकी वजह से मेरा चिल्ला खराब हो गया है। और सुभान शाह मुंह में बुड़बुड़ाया, लेकिन उसके आने से आपका चिल्ला कैसे खराब हो गया? हिजाब ने हैरत से बुजुर्ग की तरफ देखा। ये राजो गयान की बातें तुम नहीं समझ सकती। तुम इतना समझ लो कि उसकी तरफ से अगर कोई खतरा महसूस करो ना, तो फिर सुभान शाह को याद कर लेना। और आप? सवाल तो हिजाब के गले में ही अटक गया। मैं पीर सुभान शाह हूं। और सबाहत सर झुका के पीर के सामने खड़ी हो गई। अरे आप पीर सुभान शाह हैं? बहुत खुश नसीबी है हमारी कि आपका दीदार हो गया। बहुत नाम सुना है मैंने आपका, और मैं तो कब से सोच रही थी कि आपके पास आऊं, लेकिन परेशानियों की मारी वक्त ही नहीं निकाल सकी। और साईं ने उसके सर पर हाथ फेरा। कोई बात नहीं बीबी, आजमाइशें तो नेक लोगों पर ही आती हैं। हवेली आना, फिर तुम्हारे मसले भी सुनूंगा। और यह कहकर साईं बाबा वहां से चल दिए। सबाहत और हिजाब ने एहसानुल हक की कब्र पर फूल चढ़ा दिए और फिर वो असहाद को ढूंढने लगी। अरे ये असहाद कहाँ चला गया और इस तरह अचानक से क्यों चला गया? हिजाब माँ का हाथ पकड़कर सड़क की तरफ निकल आई। अम्मा, वो कोई छोटा सा बच्चा नहीं है जो गुम हो जाएगा, आ जाएगा घर जहां भी गया होगा। और हिजाब ने हाथ के इशारे से रक्षा रोका और दोनों घर आ गईं। घर आई तो उन्होंने देखा कि असहाद के कमरे की लाइट चली हुई थी। लगता है कि असहाद हमसे पहले ही आ गया है। तुम अंदर जाओ, मैं असहाद को देखती हूँ। और कमरे में दाखिल होती सबाहत ने शिकवा भरी नजरों से असहाद की तरफ देखा। इस तरह हमें छोड़कर क्यों चले आए तुम? अरे तुम तो कहते हो ना कि मेरे बेटे हो, तो क्या बेटे माँ को इस तरह छोड़कर आते हैं? और असहाद ने सबाहत को शानों से पकड़कर कुर्सी पे बैठा दिया और खुद उसके कदमों में बैठ गया। आंटी, आप मुझे मार लें लेकिन नाराज ना हो इस तरह मुझसे। मैं तो पहले ही कब्रिस्तान नहीं जाना चाहता था। एक्चुअली कब्रिस्तान जाकर मेरी तबीयत खराब हो जाती है और अजीब अजीब से ख्याल मन में सुइयां चुभोते हैं। मुझ पर अजीब खफकानी सी कैफियत तारी हो जाती है। अगर मैं घर ना आता तो शायद कब्रिस्तान में ही बेहोश हो जाता मैं। और उसकी बात सुनकर तो सबाहत भी परेशान होगी और कहने लगी, खुदा ना करे कि तुम बीमार हो, और मेरी दुआएं तो तुम्हारे साथ हैं। अगर ऐसी बात भी थी तो तुम हमें मना कर देते ना। खैर अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाती हूँ। और सबाहत ने आकर असहाद के मसले के बारे में हिजाब से बात की और उसे कहा कि वो असहाद के लिए चाय ले जाए। हिजाब चाय लेकर कमरे के बाहर आई तो असहाद अटैची केस खोले कुछ ढूंढ रहा था और एक खाकी सी जिल्द की किताब उसके हाथ लगी, लेकिन दरवाजे पर दस्तक सुनकर उसने वो किताब दोबारा कपड़ों में छुपा दी। कौन? असहाद ने कांपती आवाज में पूछा। मैं हूं हिजाब, आपके लिए चाय लाई हूं, हिजाब ने धीमी सी आवाज में कहा। तो असहाद दरवाजे के करीब आया और कहने लगा, आप बाहर ही रखते, मैं ले लूंगा। जी बेहतर। यह कहकर हिजाब ने चाय दरवाजे के पास रख दी और जाने लगी। और जाते जाते हिजाब की नजर खिड़की पर पड़ी जिसका पर्दा थोड़ा सा सिरका हुआ था और उसने देखा कि असहाद का दायां बाजू
बुरी तरह से झुलसा हुआ था और वो इंतहाई तकलीफ में अटीची केस में से कुछ ढूंढ रहा था। और हिजाब घबराहट में बोली कि आपके बाजू पर क्या हुआ है? और हिजाब की आवाज सुनते ही अजहात ने बाजू का कफ नीचे करते हुए झुलसा हुआ हिस्सा ढांप लिया। वो मामूली सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। आप इसे मामूली जख्म कहते हैं? आप बाहर लॉन में बैठे ना, मैं ड्रेसिंग का सामान लाती हूं। और अजहात फिर लॉन में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया और थोड़ी देर में हिजाब मेडिकल बॉक्स लेकर आ गई और हिजाब ने एक अजहात की कुर्सी के सामने रख दी और उस पर बैठ गई। उसने मेडिकल बॉक्स अपनी गोद में रखा। अपना बाजू आगे करे, मैं आपको दवा लगा दूं, हिजाब ने कहा। और अजहात बाजू पीछे सुखेड़ के बैठा हुआ था। आप खामखाई परेशान हो रही हैं, मेरे जख्म में तकलीफ नहीं है। जबकि तकलीफ के एहसास अजहात के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। और हिजाब ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो अजहात ने हिजाब के खूबसूरत चेहरे की तरफ देखते हुए अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। आज वो हिजाब को बहुत करीब से देख रहा था और आंचल हिजाब के सर से सिरक कर उसके गले में लहराने लगा था। उसने बालों में क्लिप लगा रखा था, मगर कुछ बालों की लटें उसके चेहरे पर भी बिखरी हुई थीं। हिजाब ने रुई पर दवा लगाकर जख्म पर रखी तो मारे तकलीफ के अजहात के मुंह से सी की आवाज निकली। हिजाब ने जख्म पर फूंक मारना शुरू कर दिया, जिससे जलन का एहसास कम हो गया और फिर उसने जख्म की ड्रेसिंग करना शुरू कर दी। ये जख्म आपको हुआ कैसे है? मेरा मतलब है कि आपका बाजू कैसे जला? और अजहात की नजर तो अभी तक हिजाब के चेहरे पर ही ठहरी हुई थी और हिजाब क्या कह रही थी उसकी तो उसे कुछ खबर थी ही नहीं। वो तो बस आज जी भर के उसका दीदार कर लेना चाहता था। हिजाब ने अपना सवाल दोबारा दोहराया तो अजहात सोच में पड़ गया और उसके पास हिजाब के सवाल का तो कोई जवाब था ही नहीं। और उसने गहरी नजर से हिजाब की आंखों में झांका। आपने इस कदर खुलूस से मेरी मरहम पट्टी की है, खुदारा मुझे तकलीफ का तो एहसास ही नहीं रहा। और हिजाब अजहात की आंखों में ही देखती रह गई। कुछ देर के लिए जैसे आंखें चुराना उसके तो बस में नहीं रहा था और फिर एकदम उसने खुद को झटकते हुए अपनी आंखें झुका ली। न जाने क्या है आपकी आंखों में? हर अजहात ने पूछा, क्या है मेरी आंखों में? और जवाबन हिजाब कहने लगी, कुछ बातों पर पर्दा पड़ा रहना ही बेहतर होता है। और हिजाब साथ साथ ड्रेसिंग भी कर रही थी और अजहात ने अपना हाथ खींच लिया। अगर आप मेरी बात का जवाब नहीं देंगी तो मैं ड्रेसिंग नहीं करवाऊंगा। और हिजाब ने अजहात की तरफ देखा और कहा, जब भी आपकी आंखों में झांकती हूं तो किसी का प्यासा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। वो वजही नौजवान जो फकीर के रूप में भी शहजादा दिखाई देता है और कव्वाली के सुरूर में मस्त वो अपने कंधों तक लंबे बालों को इस तरह से घुमाता है कि उसे देखते देखते मुझ पर वज्द तारी हो जाता है। और जब मैं इसके करीब जाती हूँ तो वो मेरे आगे कशकोल फैलाकर इस तरह मेरी जानिब देखता है कि जैसे वो मुझसे कुछ और नहीं बल्कि। और अभी हिजाब अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी कि सबाहत की आवाज आई, हिजाब जल्दी आओ। जी आती हूँ अम्मा। और हिजाब ने ऊंची आवाज में कहा। और अजहात खुद हिजाब की बातों में जैसे खो गया था। आपने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। और हिजाब ने मुस्कुराते हुए अजहात की तरफ देखा। उसकी आंखें ना बिल्कुल आपके जैसी हैं। और अजहात भी मुस्कुरा दिया। उस फकीर नुमा शहजादी की आंखों में और क्या नजर आता है आपको? और हिजाब एक बार फिर से खो गई। उसकी आंखों में जज्बात की मौजें हर लम्हा मौजसन रहती हैं। उसकी मुरव्वत से चमकती आंखें बहुत गहरी हैं। लेकिन जब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये सब कुछ एक ख्वाब है जो बार बार मैं देखती हूं तो आप मुझ पर हंसेंगे। और जवाबन अजहात कहने लगा, आप लोगों की बातों को छोड़ें, मुझे ये बताएं कि आपको ये ख्वाब लगता है या नहीं? मुझे ख्वाब नहीं लगता। मैंने जागते हुए भी इस वजूद को अपने करीब महसूस की है। और हिजाब की आंखें फजा में भटकने लगी थीं।
azhad کی ڈریسنگ مکمل ہو چکی تھی اور اس نے کھوئے کھوئے ہوئے azhad سے کہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ میرے آس پاس ہی کہیں ہے، اور یہ کہہ کر حجاب وہاں سے چلی گئی۔ اب رات کے 8 بج رہے تھے اور صباحت حسب معمول حجاب کے ساتھ کچن میں مصروف تھی۔ احسان الحق کے جنرل سٹور کا سیلز مین منیر صباحت سے ملنے آیا ہوا تھا اور صباحت نے اسے مہمان خانے میں بٹھا دیا تھا اور وہ azhad کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ azhad بیٹا ذرا باہر آؤ، صباحت نے اس سے کہا، اور azhad کمرے سے باہر آ گیا۔ جی آنٹی کوئی کام ہے آپ کو؟ ہاں بیٹا وہ ہماری دکان کا نا سیل مین آیا ہوا ہے، مجھے کئی بار شک ہوا ہے اس پہ، لیکن میں تو عورت ہوں اس لیے میں نے بھی جانچ پڑتال نہیں کی۔ اور azhad نے ہاتھ کو اکڑاتے ہوئے کہا کہ جی میں سب سمجھ گیا، بس بے فکر ہو جائیں، میں نا اسے سیدھی راہ دکھا دوں گا۔ اور azhad صباحت کے ساتھ مہمان خانے میں گیا۔ منیر نے کھاتے کی فائل صباحت کے سامنے رکھ دی۔ صباحت نے فائل اٹھا کر azhad کے آگے رکھ دی۔ azhad بیٹا اب تم ہی یہ کام سنبھالو، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اور azhad کے ہاتھ میں فائل دیکھ کر منیر کے تو ماتھے پر پسینہ ہی چمکنے لگا۔ آپ کی تعریف؟ جیسے آپ آنٹی صباحت کے ملازم ہیں ایسے ہی میں بھی ان کا ملازم ہوں، اور اس فائل کے مطابق تو جتنے روپے بنتے ہیں وہ تو آپ لائی ہی ہوں گے نا۔ خیر وہ روپے آپ مجھے دے دیں، باقی انشاءاللہ کل میں رات کو 9 بجے نا روزانہ آپ سے آمدنی کا حساب لے لیا کروں گا۔ لیکن azhad صاحب میں تو رات 8 بجے دکان بند کر دیتا ہوں، میرا اور باجی صباحت کا حساب کتاب بھی بالکل ٹھیک چل رہا ہے۔ منیر گھبراہٹ سے ہڑبڑا ہی گیا۔ میں نے جو کہنا تھا میں نے وہ کہہ دیا ہے، بہتر ہے کہ آپ میری بات مان لیں اور کل سے آپ 9 بجے سے پہلے دکان بند نہیں کریں گے، azhad نے کہا۔ اور منیر نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا ٹھیک ہے۔ اتنے میں صباحت چائے لے آئیں اور منیر نے دکان کے حساب کے مطابق رقم azhad کو دے دی۔ اس کے جانے کے بعد azhad نے صباحت سے بھی بات کی کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ ارے بیٹا تم ہمارے لیے اتنا کچھ کر رہے ہو اور میں تمہارے لیے دیکھو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ صباحت نے اپنائیت سے azhad کی طرف دیکھا۔ azhad نے صباحت کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور بولا، میرے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ آپ نے مجھے اپنا سمجھا۔ اور پھر اس سے اگلے روز اتوار کی صبح azhad نے جب اپنے کمرے کے پردے پیچھے کیے تو سامنے ہی لان میں حجاب پودوں کو پانی لگا رہی تھی۔ محبت کا ایک خوبصورت سا احساس اس کے من کو چھو گیا۔ عشق جنون کی ایک مست چھونکے میں وہ جھوم کر رہ گیا۔ اس نے ایک لمبا سانس کھینچا اور آنکھیں بند کر لی، اور کچھ دیر کے بعد اس کمرے کی کھڑکی سے ایک سفید کبوتر سلاخوں کے بیچ میں سے اڑتا ہوا باہر آیا، اور سامنے منڈیر پر بیٹھ کر کبوتر نے اپنی آواز نکالی، غٹر غوں۔ اور یہ آواز سنتے ہی حجاب کی متلاشی نگاہیں چاروں طرف پھٹکنے لگی تو اسے وہ کبوتر نظر آیا اور وہ دوڑتی اس کے قریب گئی۔ اس نے پنجوں کی طرف دیکھا جس میں سبز چھلا تھا، اور وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور کہنے لگی، میرا کبوتر آ گیا۔ ارے میں تو سمجھی تھی کہ وہ گھر چھوٹا تو تمہارا ساتھ بھی چھوٹ گیا، لیکن تم نے تو مجھے ڈھونڈ لیا۔ اور اس نے آگے بڑھ کر کبوتر کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے اپنے چہرے سے لگا لیا، اور وہ کافی دیر تک اسے اپنی گود میں لے کر بیٹھی رہی اور دانا کھلاتی رہی۔ لیکن جو ہی سورج کی تیز کرنوں کا اجالا پھیلا تو وہ کبوتر اچانک سے غائب ہو گیا، اور ساتھ ہی یہ سین ہوا ختم، اور آج کی ایپیسوڈ بھی۔ کبوتر کی واپسی ایک واضح اعلان تھا کہ وہ اس کھجور کے درخت والا جو شہزادہ تھا وہ بھی کہیں نہ کہیں واپس ضرور آ چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ azhad کے جو کردار کو دکھایا جا رہا ہے، اور یہاں پہ ان سائن کا جو کہنا تھا کہ اس نے آ کر میرے چلے کو خراب کر دیا ہے اور اسے یہاں پہ نہیں آنا چاہیے تھا،
तो ये साफ और वाज़ेह बात थी कि चिल्ला खराब तभी हो सकता था जब कोई जिन वहां पे मौजूद होता, क्योंकि जिन की मौजूदगी में वो साईं चिल्ला नहीं कर सकते थे। और अगर उसके आने से चिल्ला खराब हुआ है तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन कर रहा है कि उसमें भी कोई ना कोई जिन जरूर मौजूद है। और हिजाब की मोहब्बत में उसका इस तरह से गिरफ्तार होना भी कहीं ना कहीं इंडिकेशन है। कैसी लगी आज की एपिसोड और आपको क्या लगता है कबूतर और असहाद के पीछे क्या कोई एक ही शख्स है या दो अलग अलग? जानेंगे हम आने वाली एपिसोड में। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।